हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था, पिछले वीडियो में मैंने 6वें लेसन हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वन शॉट वीडियो बनाया था, जिसमें आप सभी लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने रखा था। आज हम बात करने वाले हैं 7वें लेसन अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के वन शॉट वीडियो के, यानी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस वीडियो में रखने वाला हूं। तो ये वन शॉट वीडियो है, वीडियो लंबी तो होगी जरूर, लेकिन आप सभी लोग अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपका ये लेसन इसी वीडियो से तैयार हो जाएगा। ठीक बेटा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहल की। देखिए इसमें पार्ट क्या है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक बेटा, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। ठीक बेटा, तो हम आप सभी लोगों को एक एक टॉपिक उठाएंगे। एल्कोहल उठाएंगे, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे, उसके बाद उसकी निर्माण की विधि, उसका रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो पाठ होता है, जो लेसन होता है, उसके निर्माण की विधि, रासायनिक गुणधर्म, ये तो अवश्य पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है, तो इसके निर्माण की विधि और इसका रासायनिक गुणधर्म अवश्य पूछा जाएगा, और ये क्या है ये तो अवश्य पूछा जाएगा। ठीक बेटा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की। किसकी? एल्कोहल की। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए एल्कोहल। क्या हेडिंग कर लीजिए? एल्कोहल। देखिए हेडिंग कर देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल। अब आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं एल्कोहल क्या होता है। कहाँ से? कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए एल्कोहल का सूत्र तो आप सभी लोग समझते हैं क्या होता है, ROH होता है। R क्या है? तो एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप। और क्रियात्मक समूह एल्कोहल का क्या होता है? तो OH होता है। क्या होता है? OH। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा है यानी वो क्या है? एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं एल्कोहल कहते किसे हैं। क्या बात करते हैं? एल्कोहल कहते किसे हैं। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपने पढ़ा है एल्केन। क्या पढ़ा है? एल्केन। तो एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अब हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या हो गया? तो ये जो OH समूह है, एल्केन जैसे सूत्र होता है, क्या होता है? तो CH4, ये हो गया एल्केन का सूत्र। ठीक बेटा, तो यहां से क्या हो जाए, इसमें OH जुड़ जाए और क्या हो जाए? H एक निकल जाए। क्या हो जाए? H निकल जाए तो क्या बना लेगा? CH3OH। हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न यानी OH समूह, हाइड्रॉक्सी समूह एक H को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। जैसे मैंने आप सभी को हेलो एल्केन में बताया था कि एल्केनों को, हेलो समूह एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। यानी हेलोजन व्युत्पन्न को, क्या? एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को, वहाँ हेलो एल्केन था तो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते थे। अब यहाँ क्या है? एल्कोहल, तो OH जुड़ रहा है एल्कोहल में, तो एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया एल्कोहल की डिफिनीशन। चलिए हम सबसे पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, इसे रेज करके। क्या होता है एल्कोहल का सूत्र? तो आप सभी लोग जानते हैं ROH होता है। डिफिनीशन क्या होता है? तो एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को हेलो क्या कहते हैं? व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया एल्कोहल की डिफिनीशन। क्या है? एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ROH होता है। क्या होता है इसका सामान्य सूत्र? ROH। या फिर हम कह सकें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं CnH2n+1, उसके बाद OH होता है। ठीक बेटा, सामान्य सूत्र ये होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? तो एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? तो OH है। ठीक बेटा, हाइड्रॉक्सी समूह। अब ये हो गया एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। दूसरा बात आता है एल्कोहलों के वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण यानी इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो है कि कार्बन की श्रृंखला के आधार पर, तो ये आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है। वैसे मैं बता दे रहा हूं कि अगर कार्बन के जो श्रृंखला है वो संतृप्त है तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त एल्कोहल। अगर वो असंतृप्त है तो असंतृप्त एल्कोहल कहेंगे। ठीक बेटा, तो ये आपको पूछा नहीं जाता है, आपसे पूछा नहीं जाता है। यूपी बोर्ड में पूछा क्या जाता है? वो चीज हाइड्रॉक्सी समूह के आधार, संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। यहां देख लीजिए, एल्कोहलों का वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक बेटा, ये किसके आधार पर? तो
हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर, समूह के संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो वीडियो आपकी पूरे समझ में आएगी। आप देखिए, ये हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। पहला क्या होता है? 3 नहीं, कई प्रकार का होता है, लेकिन आज मैं आपसे लोगों को केवल क्या बताऊंगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद पॉली अल्कोहल बता दूंगा। देखिए, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या? पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये क्या होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? देखिए, हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर, तो केमिस्ट्री भाषा में यदि 1 है तो उसे हम मोनो कहते हैं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ठीक बेटा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी OH समूह जो था वो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखिए CH3OH, यहाँ पर OH समूह कितना है? 1 है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो C2H5OH, यहाँ पर OH समूह कितना है? 1 है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह का एक समूह उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक बेटा। यानी अगर OH समूह 1 उपस्थित है तो उसे मोनोहाइड्रिक, अगर 2 उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक। क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक बेटा। अब ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका हो जाएगा CH3CH, उसके बाद एक OH इस तरफ जोड़ दें, एक OH इस तरफ जोड़ देंगे, तो एक OH कितना OH जुड़ा हुआ है? 2 OH। तो 2 OH को हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। यानी यदि अल्कोहल ग्रुप में 2 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक बेटा। अगर 3 उपस्थित है तो ट्राई, 4 उपस्थित है टेट्रा, तो इसलिए अधिक हो सकते हैं तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिखेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक बेटा। हालांकि आपसे तृतीय डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बाद ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पूछ भी सकता है, तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि यदि अल्कोहल में 3 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक बेटा। इसका उदाहरण तो देख लीजिए, CH3 हो जाएगा, उसके बाद CH हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए CH हो गया, तो यहाँ पर एक OH जोड़ दिया, एक OH नीचे की ओर जोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पर भी एक OH हमने जोड़ दिया, तो देखिए 1 2 3 हो गया। अभी एक यहाँ से H अगर हटाकर यहाँ भी जोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया। तो इस प्रकार अगर 2 से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक बेटा। तो देखिए फिर से एक बार देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? तो यदि अल्कोहल में 1 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि अल्कोहल ग्रुप में 2 हाइड्रिक समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यदि अल्कोहल में 3 या 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका वर्गीकरण, यानी इसका वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? देखिए यहां पर ध्यान से, तो ये होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखिए पहला क्या होता है? तो प्राथमिक अल्कोहल। क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल, ठीक बेटा। दूसरा क्या होता है? तो द्वितीयक अल्कोहल, ठीक बेटा। तीसरा क्या होता है? तो तृतीयक अल्कोहल, ठीक बेटा। ये हो गया तृतीयक अल्कोहल। ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन यहां से बनता है। जैसे पूछ लेता है कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, ठीक बेटा। या पूछ लेता है ल्यूकास परीक्षण, तो आप जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप ल्यूकास परीक्षण नहीं जान सकते हैं, ठीक बेटा। तो इसका उपयोग ये कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। तो आपको अगर इस उदाहरण से समझाइए, तो जब आप इसकी डिफिनीशन जानेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। तो देखिए
जैसे मैंने इसी को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री, क्या कहते हैं 1 डिग्री, इसको कहते हैं 2 डिग्री, इसको कहते हैं 3 डिग्री। ठीक बेटा, तो जैसे मैंने बताया था आपको प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन बताया था, उसी सेम प्रकार क्या है, ये भी है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, प्राथमिक एल्कोहल की, किसकी, प्राथमिक एल्कोहल की, तब देखिए अगर क्या है, जैसे CH3 है, उसके बाद OH जुड़ा हुआ है, तो ये तो आप, मैंने बताया था कि इस प्रकार अगर आपको कहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि ये OH समूह क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाए, प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद अगर मान लीजिए कई कार्बन उपस्थित हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए CH3, CH2, उसके बाद OH जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछे कि ये कौन सा कार्बन है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से, ये CH2 से। तो ये आपको देखना क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। देखिए ये हाइड्रॉक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये मत कहिए कि ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है, ना कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, तो आपको देखना क्या है कि हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर एक परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल, अगर 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल, अगर 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये OH समूह था, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये कितने, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक बेटा, तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण, प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। अब हम बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल का। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, देखिए जैसे ये OH समूह इस परमाणु से जुड़ा था, उदाहरण हम अलग लिखते हैं। देखिए CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब देखिए अगर हम इस तरफ एक CH3 और जोड़ देते हैं, अब देखिए ये OH परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये कार्बन एक इस तरफ जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ जुड़ा, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक बेटा, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, यानी OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। अब आप सभी लोग अंदाजा लगा लेंगे कि क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल। तो हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो कार्बन परमाणु यदि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को तृतीयक एल्कोहल में चेंज कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं, यहाँ क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे। अब ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक बेटा, उदाहरण भी मैंने आपसे लोग को दे दिया, डिफिनीशन भी बता दिया, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक बेटा, तो ये हो गया एल्कोहल कहते किसे हैं, एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। क्या बात करते हैं, एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। तो इसे सबसे पहले हम रेज कर देते हैं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग कर लीजिए एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। ठीक बेटा, देखिए 2 निर्माण की विधि पूछी जाती है, कहता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राई, ज्यादातर तो पूछेगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियां पूछेगा। ठीक बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि शुक्ला सर के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियां। क्या हेडिंग कर देते हैं, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, के निर्माण की विधियां, की विधियां। ठीक बेटा, ये हेडिंग कर लीजिए। अब देखिए एल्कोहल के निर्माण की विधियां, तो निर्माण की विधि केवल पढ़ाएंगे, आप सभी लोगों को अच्छे से आ जाएगा, उसे आप तैयार कर लीजिएगा। आपसे जब पूछा जाएगा तब उसी 2 को छाप के चला आना है। ठीक बेटा, आपको नंबर पूरे में पूरे मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, तो एल्किल हैलाइडो से, किससे, एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो
से। ठीक बेटा, एल्किल हैलाइडों से। अब देखिए एल्किल हैलाइडों से आप कैसे प्राप्त करेंगे क्या, एल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा तब वहां आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, लैंग्वेज में लिख देता हूं आपके समझने के लिए। ठीक बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम आपको रिएक्शन करके बताते हैं। एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड का फार्मूला। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड का फार्मूला। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, तो जलीय NaOH या KOH से करा देंगे। एक्वस, कौन सा, एक्वस, जलीय NaOH या KOH से करा देंगे। तो देखिए ये किस में टूट जाएगा, प्लस में, ये किस में टूट जाएगा, माइनस में, ये किस में टूटेगा, प्लस में, ये किस में टूटेगा, माइनस में। ठीक बेटा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यौगिक अगर बनता है तो एक प्लस एक माइनस से जुड़कर बनता है। तो देखिए ये प्लस किसके साथ चला जाएगा, माइनस के साथ, ये प्लस किसके साथ चला जाएगा, माइनस के साथ। तो देखिए R किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ, तो क्या बना लेगा, ROH, यही तो बनाएगा। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH होता है। तो इस प्रकार एल्कोहल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये हो गया एल्कोहल का निर्माण। अब K को X के साथ जोड़ देंगे तो क्या बना लेगा, KX बना लेगा। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, एल्कोहल के निर्माण की विधियां हो गई। पहली विधि हो गई, क्या किया मैंने, तो एल्किल हैलाइड लिया, उसकी क्रिया जलीय KOH या NaOH से या जलीय क्षार आप कह सकते हैं कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक बेटा, तो यहां पर हम लैंग्वेज लिख देते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार से कराने पर, जलीय क्षार से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, एल्कोहल की क्रिया किससे कराया गया है, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय क्षार से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब हम बात, ये तो सामान्य रिएक्शन थी, अब हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप प्राप्त करेंगे कैसे, प्राथमिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह रहा है या आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे मेथेनॉल, क्या प्राप्त करेंगे, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन। तो एक कार्बन वाला आपको क्या ले लेना है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन वाला आपको एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन ले लेना है। ले लिया मैंने, मान लीजिए CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन ले लिया। इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, KOH से करा देंगे। कौन सा KOH, तो एक्वस में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, KCl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, तो KCl बना लेगा। और CH3OH के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, CH3OH बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। अगर आपसे कहता है एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो CH3 के स्थान पर आपको क्या लेना होगा, C2H5 लेना होगा, आपका एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से एक हो गया निर्माण की विधि। अब हम बात करने वाले हैं किससे, तो एस्टर से। किससे, एस्टर से। चलिए इसे हम रेज कर देते हैं, अगला बात करते हैं एस्टर से। देखिए एस्टर से आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो एस्टर का आपको करा देना होगा जल अपघटन। क्या कराना होगा, जल अपघटन, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा नंबर है आपका एस्टरों के जल अपघटन से। क्या, जल अपघटन से। ठीक बेटा, एस्टरों के जल अपघटन से क्या हो जाएगा, देखिए एस्टर ले लीजिए, मान लिया मैंने ले लिया क्या, RCOO R- मान लीजिए ले लिया। अब क्या होगा, इसका जल अपघटन कराएंगे यानी H2O से क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। यहाँ पर लिख दिए जल अपघटन, जल अपघटन। ठीक बेटा, अब देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिए RCOO R- लिखा हुआ है, प्लस H को इस प्रकार लिख सकते हैं और OH लिख सकते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए ये यहाँ से जाएगा और क्या बना लेगा, देखिए R- है, O है, H है, तो क्या बनाएगा, तो R-OH बना लेगा। ठीक बेटा, R- है, O है, H है, R-OH। अब मैंने बताया एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH होता है। तो यहाँ पर देखिए
आर डैश का मतलब होता है कि ये आर समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर आर डैश लगा हुआ यानी अलग अलग, ये आर दूसरा है, ये आर दूसरा है। ठीक बेटा, तो आप देखिए यहाँ पर ये हो गया, और प्लस में ये आर सी ओ है और ओ एच को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आर सी ओ ओ एच प्राप्त हो जाएगा। तो ये एल्कोहल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एस्टरों का जल अपघटन करने पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, एस्टरों का जल अपघटन, एस्टरों का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये होगा लैंग्वेज रिएक्शन आपका, ये हो गया। मैंने आपको साधारण रिएक्शन तो बता दिया। अब अगर आपसे बात करता है, कहता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एथेनोएट से आप मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल एथेनोएट। तो देखिए मेथिल एथेनोएट का फार्मूला क्या होता है, तो CH3COO CH3, ये होता है मेथिल एथेनोएट का। इसका आप क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये इतना मिलकर क्या बना लेगा, इतना मिलकर क्या बनाएगा, OH के साथ जुड़कर। तो देखिए R के स्थान पर CH3 है तो CH3 हो जाएगा, उसके बाद COO है तो COO हो जाएगा, और उसके बाद फिर H है तो H आ जाएगा, और उसके बाद R डैश के स्थान पर क्या है तो CH3 है तो CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, मेथेनॉल प्राप्त हो गया। आप अगर सामान्य रिएक्शन समझ जाते हैं तो आपसे कुछ भी कहा जाए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। आपको 2 निर्माण की विधि लिखना है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम बात करने वाले हैं निर्माण की विधि हो गई। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुण के बारे में। तो 3 या 4 रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है, 3 या 4 रासायनिक गुण धर्म पूछा जाता है। ठीक बेटा, तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम अगली बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। देखिए निर्माण की विधि जो है वो तो आसान है, और आपका जो रासायनिक गुणधर्म भी अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको रासायनिक गुणधर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम इसी पर आधारित होता है क्या, रासायनिक गुणधर्म। ठीक बेटा, तो हेडिंग कर लीजिए क्या, एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक बेटा, गुणधर्म। अब देखिए एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला हम बात करने वाले हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या पहला नंबर जो है आपका वो क्या है, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब चलिए देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। क्या देखते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद लैंग्वेज लिखाते हैं। आपको यूपी बोर्ड में लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको केवल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, क्योंकि रिएक्शन ही पूछता है। उसमें ब्रैकेट में दिया होता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है ये रासायनिक समीकरण पर ही आधारित है। तो इसलिए इस पार्ट से जो आपका पूछता है वो थ्योरी बहुत कम पूछता है, ना के बराबर, या आप कह सकते हैं 10% थ्योरी पूछता है, 15% आप कह दीजिए थ्योरी पूछता है, बाकी जो 85% होता है वो आपका रिएक्शन पूछा जाता है। चाहे वो क्या होता है जब में, चाहे आप कैसे प्राप्त करेंगे, या आप इससे को इसमें कैसे परिवर्तित करेंगे, या आपसे रिएक्शन पूछा जाता है कि रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, रासायनिक गुणधर्म पूछेगा तो आपको क्या देना होगा, रिएक्शन देना होगा। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद आपको लैंग्वेज लिखा देते हैं समझने के लिए। लैंग्वेज क्या करने के लिए, समझने के लिए, आपको बोर्ड में नहीं लिखना है लैंग्वेज। चलिए देखिए एल्कोहल ले लिया मैंने, एल्कोहल ले लिया, इसकी क्रिया मैंने करा दिया किससे, Na से। किससे करा दिया, Na से। ठीक बेटा,
सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है। तो आप कक्षा 10 से पढ़ते आते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम है, तो ये क्या कर देगा, H को विस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा, H2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक बेटा। अब उसके बाद में H गया है तो उसके स्थान पर तो Na तो आएगा ही, क्योंकि वो उसका स्थान हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, RO और H के स्थान पर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये क्या प्राप्त हुआ है, तो धातु एल्काक्साइड, सोडियम से क्रिया करा है इसलिए सोडियम एल्काक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड। ठीक बेटा, ये हो गया सोडियम एल्काक्साइड, ये प्राप्त हो गया। आपको लैंग्वेज क्या लिखना है, अल्कोहल की क्रिया धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम एल्काक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कोई फिक्स अल्कोहल नहीं है, अगर आप मेथेनॉल लेते तो सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता, अगर एथेनॉल प्राप्त लेते तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता। जो आप प्राप्त लेंगे वही के अकॉर्डिंग टू वहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, देखिए कि अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, अल्कोहल की क्रिया धातु से कराने पर धातु एल्काक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो धातु एल्काक्साइड प्राप्त होता है। ठीक बेटा। अगर हम यहां लेते क्या, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एल्काक्साइड प्राप्त होता। अगर लेते यहाँ एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम एल्काक्साइड प्राप्त होता। मैंने लिया यहाँ सोडियम तो सोडियम एल्काक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक बेटा, ये हो गया सामान्य रिएक्शन। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेकर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने ले लिया CH3OH ले लिया, इसकी क्रिया किससे करा दिया, तो Na से करा दिया, मान लीजिए क्या करा दिया, Na से। तो यहाँ पर CH3 है तो R के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 प्राप्त हो जाएगा, ONA हो जाएगा। ये क्या है, तो ये सोडियम मेथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक बेटा, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, H2 गैस निकल जाएगा। संतुलित करना है आपको तो रिएक्शन संतुलित कर दीजिए। देखिए रिएक्शन, आपको सारी रिएक्शन संतुलित करना है। आप अगर कर रहे हैं रिएक्शन तो आपको संतुलित जरूर करना है। ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखिए H कितना है 2, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2 लगा दीजिए, रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाएगी। ठीक बेटा, ये हो गया पहला रासायनिक गुणधर्म। अब हम बात करते हैं दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो इसे सबसे पहले क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। देखिए दूसरा रासायनिक गुणधर्म जो है, मैंने अभी आप सभी लोगों को क्या बताया, तो अभी बताया कि एस्टरों का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है। यही तो मैंने बताया था कि अगर आप ध्यान से निर्माण की विधि पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक बेटा, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्या एस्टरों का जल अपघटन बताया था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रासायनिक गुणधर्म आप अच्छे से लिख लेंगे। जैसे एस्टरों का जल अपघटन मैंने किया था तो क्या प्राप्त हुआ था, तो प्राप्त हुआ था आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या प्राप्त हुआ था, अल्कोहल प्राप्त हुआ था। अब हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से यदि करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एस्टर प्राप्त होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर आप हेडिंग कर लीजिए एस्टरीकरण। क्या, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। ठीक बेटा, तो आप लिखेंगे क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर, जब अल्कोहल की क्रिया, रिएक्शन सबसे पहले हम कराते हैं क्योंकि मेरा यही दावा है कि रिएक्शन से अगर आप लैंग्वेज लिखें तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल ले लिया मैंने, जैसे मान लीजिए ले लिया ROH, क्या ले लिया, ROH अल्कोहल है। इसकी क्रिया मैंने करा दिया RCOOH से, किससे, RCOOH से, ये लिया, और इसकी क्रिया किससे करा दिया, RCOOH से। अब ये H और ये OH मिलकर क्या बनाएगा, तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। और उसके बाद देखिए H2O बना लिया, और उसके बाद RCOO है और ये R जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, RCOO बना लेगा। अगर ये R डिफरेंट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, R डैश हो जाता। ठीक बेटा, तो ये चीज़ आपको समझना है।
तो वही चीज़ मैं लिखूंगा। देखिए एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या है, ये एस्टर है, क्या है, एस्टर, ठीक बेटा। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। तो लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं। देखिए एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया एस्टर से कराने, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर, किससे कराया है मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर, अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक बेटा। यानी ये क्या कहलाते हैं, एस्टरीफिकेशन कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन ये हो गया। अगर ये तो सामान्य रिएक्शन हो गया। अगर आपसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, कि एथेनॉल से क्या प्राप्त करेंगे, एथेनोएट, क्या, एथेनॉल से एथिल एथेनोएट प्राप्त करेंगे। तो आपको क्या लेना होगा, CH3CH2OH ले लेना होगा, ये एथेनॉल है। और यहाँ पर क्रिया किससे करा देना होगा, तो CH3COOH, क्योंकि आपको क्या करना है। और यहाँ पर आप निर्जली कारक लेंगे, क्या लेंगे, निर्जली कारक, यानी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 कॉन्सनट्रेट होगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पर भी आपको ले लेना होगा कॉन्सनट्रेट H2SO4। अब क्रिया करा दीजिए, तो देखिए OH और H निकल जाएगा, यहाँ से क्या, H यहाँ से OH, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। बचा क्या, तो CH3 यानी C2H5, और उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्राप्त होगा आपका क्या, तो CH3COO, उसके बाद यहाँ क्या प्राप्त होगा, C2H5 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, एथिल एथेनोएट, क्या है, एथिल एथेनोएट, ठीक बेटा। एस्टर का ही भाग है, लेकिन इसका नाम हो गया, क्यों नाम हो गया, क्योंकि एल्किल समूह जो यहाँ था वो निश्चित था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एथिल एथेनोएट हो गया, ठीक बेटा। तो ये हो गया दूसरा आपका रासायनिक गुणधर्म। अब हम बात करते हैं अगले रासायनिक गुणधर्म के, तीसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। देखिए तीसरा रासायनिक गुणधर्म मैंने आप सभी लोगों को पहले लेसन में ही बताया है, सदा सत्य रहने वाली बातें। क्या बताया है, सदा सत्य रहने वाली बातें। जब भी हम एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड से, तो क्या प्राप्त होता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया है। तो सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए तीसरा नंबर, क्या, फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया, क्या, फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया, फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया, ठीक बेटा, से क्रिया, ये हो गया। अब हम देखिए रिएक्शन से आपको अगर समझाएंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। यहां पर आपको लिख देना है, कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक बेटा। लैंग्वेज आप आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो देखिए फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के, फास्फोरस तीन बंध से भी जुड़ता है और 5 से भी जुड़ता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी हो जाएगा और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली रिएक्शन देखिए, ROH ले लिया, इसकी क्रिया यदि आप PCl3 से कराते हैं, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, ठीक बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R है Cl, यानी एल्किल हैलाइड क्या प्राप्त हो जाएगा, RCl प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बात हम करते हैं सदा सत्य रहने वाली बातें की। तो जब भी एल्कोहल की क्रिया PCl3 से या किसी भी चीज़ की क्रिया यदि हम PCl3 से कराते हैं कार्बनिक की, तो उसमें क्या बनता है, H3PO3 जरूर बनता है, ठीक बेटा। तो ये हो गया। अब आपको संतुलित करना है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3H था, तो H के आगे क्या लगाना था, 3 लगाना था, O भी 3 हो गया। अब Cl 3 था, तो Cl के आगे 3 लगा दिया, तो R भी 3 हो गया, ठीक बेटा। तो
तो ये हो गया ट्राइक्लोराइड से। अगर हम बात करते हैं पेंटाक्लोराइड से, किसकी? पेंटाक्लोराइड, PCl5 से क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा? सेम यही चीज बनेगा, बस यहां पर सदा सत्य रहने वाली बातें में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3। POCl3। और याद रखिए, अगर O के साथ में H है, O के साथ में H है तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक बेटा, अगर O के साथ में H नहीं है, H के साथ में H आगे हो गया, O पीछे हो गया, तो आपका नहीं बनेगा। ठीक बेटा, जैसे COOH है, COOH। अब आप कहें यहाँ O के साथ में H है तो क्या बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा आपका HCl बनेगा। ठीक बेटा, और अगर H आगे है, O पीछे है तो नहीं बनेगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये हो गया फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया। अगर हम, ये तो सामान्य रिएक्शन था, अगर हम कोई रिएक्शन ले लें, जैसे मान लीजिए ये ले लिया CH3CH2OH, इसकी क्रिया करा दिया मैंने PCl5 से। किससे? PCl5 से। तो जहां R है वहां क्या कर देंगे? CH3CH2 कर देंगे। CH3CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार। अब हम बात करते हैं अगले चौथे नंबर के, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या है? तो निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण। वो कई बार आपसे क्या होता है जब में भी पूछा गया है, कई बार आपसे ये भी पूछा गया है, आप कैसे प्राप्त करेंगे? अल्कोहल से एथिलीन प्राप्त करेंगे या ईथर प्राप्त करेंगे? तो आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक बेटा, तो इसे हम क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं। और चौथा हेडिंग कर लीजिए क्या? निर्जलीकरण। क्या कर लीजिए? निर्जलीकरण। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्जलीकरण। चौथा हेडिंग कर लीजिए निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। देखिए, इसमें दो रिएक्शन है, अल्कोहल की दो रिएक्शन निम्न भिन्न भिन्न ताप पर होती है। दोनों रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है। ठीक बेटा, तो पहला देखिए, इसमें देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्या? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में किससे क्रिया कराने पर? अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस? देखिए, तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, डिग्री सेल्सियस। वाह। तथा 160 से 180, लगभग इसी के बीच में, 70 या 75 लिखा होगा बुक में, तो आपको उससे नहीं घबराना है। 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करने पर देखिए फिर से एक बार, अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तथा 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो आपका अगर करने पर क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः। देखिए, दो तापमान है, 100 से 140 के बीच में और 160 से 180 के बीच में। तो जब आप 100 से 140 के बीच में गर्म करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा? तो ईथर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ईथर। क्रमशः ईथर व क्या प्राप्त होगा? जब आप 160 से 180 के बीच में प्राप्त करेंगे तो एल्कीन, ईथर व एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। किसकी? रिएक्शन की। तो देखिए, पहली रिएक्शन देखिए, जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मान लीजिए ROH मैंने ले लिया, इसकी क्रिया हम किसकी उपस्थिति में? तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा ROR यानी ईथर, और क्या प्राप्त? देखिए, और H2O प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? H2O, क्योंकि निर्जलीकरण है यानी जल तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक बेटा,
अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, आपको संतुलित करना है, तो देखिए संतुलित कर दिया, 2R लगा दिया, आपका रिएक्शन संतुलित हो गया। देखिए जब 2ROH इसके 2 अणु लेंगे आप, तो एक इस तरफ हो गया, आप मान लीजिए एक क्या हो जाएगा HOR हो गया, तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा OH, H2O निकल जाएगा, ROR बन जाएगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब हम बात करते हैं किसके बीच में, तो 100 से 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो देखिए ROH जैसे मान लीजिए कोई मैंने ले लिया, यहाँ पर देखिए CH3 CH2OH ये ले लिया, इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 160 से 170 या 80 डिग्री सेल्सियस पर आप कर दीजिए। ठीक बेटा, गर्म कर दीजिए। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये CH3 है यानी CH3 इस प्रकार, ये CH2 है यानी इस प्रकार OH जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, ये देखिए जोड़ दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से क्या जाएगा, तो OH माइनस जाएगा, तो जब माइनस वाला गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस वाला। यहाँ से क्या जाएगा, तो प्लस वाला, तो इस पर कौन चार्ज आएगा, माइनस वाला। अब ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा, तो H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड तो था ही, C है, और यहाँ पर कितने H बचे, 2, तो CH2 हो जाएगा। और एक बॉन्ड था, एक प्लस माइनस से एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार देखिए जब मैंने लिखाया कि अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करने पर तथा 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करने पर क्रमशः ईथर व एल्कीन प्राप्त होता है। तो जब कम तापमान लिया गया तो ईथर प्राप्त हुआ, अधिक तापमान लिया गया तो क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन प्राप्त हुआ। अब ये यहाँ पर एथेनॉल था तो एथेन प्राप्त हुआ, अगर हम यहाँ प्रोपेन आ लेते तो प्रोपेन प्राप्त होता। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो आपका जो ये क्या है, एल्कोहल था वो आपका कंप्लीट होता है। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म हो गए, निर्माण की विधियां हो गई, एल्कोहलों का वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। किसके बारे में, ईथर के बारे में। ठीक बेटा, या फिनाल कहिए या ईथर। फिनाल बात करेंगे तो ईथर बाद में बात करेंगे, अगर ईथर बात करेंगे तो फिनाल बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस लेसन में, इस वीडियो में आपको तीनों पढ़ना है, एल्कोहल भी पढ़ना है, फिनाल भी पढ़ना है, ईथर भी पढ़ना है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बात करते हैं फिनाल के बारे में। किसके बारे में, फिनाल, क्योंकि पार्ट का नाम ही एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, तो लाइन से क्यों ना चले। ठीक बेटा, तो यहां पर आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। हम बात करते हैं फिनाल की। देखिए फिनाल क्या होता है, तो कुछ नहीं, आप बहुत आसानी से जानते हैं फिनाल क्या होता है। तो फिनाल जो होता है वो बेंजीन में यदि आप OH को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, बेंजीन में OH को जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिनॉल को हम क्या कहते हैं, यदि आप बेंजीन में किसको जोड़ दें, बेंजीन में यदि आप किसको जोड़ दें, OH को जोड़ दें, OH समूह को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी आप लिखेंगे क्या, तो एरोमेटिक यौगिक के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे, एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए फिनॉल का सूत्र जो होता है, फार्मूला, वो क्या होता है, तो ये हो गया OH। सबसे पहले आप बेंजीन बना दीजिए, ये बेंजीन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो गया, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, OH जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक बेटा, नीचे ऊंचे इधर उधर कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, ये तो हो गया फिनॉल का फार्मूला। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो आप लिखेंगे एरोमेटिक, क्या लिखेंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिकों या हाइड्रोकार्बन, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को, के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, को फिनॉल कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, फिनॉल। यानी ये बेंजीन था, बेंजीन में मैंने क्या किया, OH जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, हाइड्रॉक्सी
फिनॉल हो गया, या आप कहते हैं फिनॉल या कह सकते हैं बेंजीन, हाइड्रॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं। ठीक बेटा, दोनों नाम आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी, इनका भी क्या होता है, हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर ये क्या होते हैं, मोनोहाइड्रोफिनॉल, डाइफिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल आप कह सकते हैं। ठीक बेटा, तो अगर आपको मैं वो नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग को अभी मैंने बताया कि एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर 2 जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल, अगर 3 जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे ट्राई, और अधिक जुड़ा हुआ है तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। ठीक बेटा, तो ये चीज हम नहीं आपको बता रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं निर्माण की विधियां। क्या बता रहे हैं, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, विधियां। देखिए निर्माण की विधियां क्या होती है, इसमें जो पहला निर्माण की विधि है वो क्या है, तो वो है क्लोरोबेंजीन से। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन से। ठीक बेटा, अब क्लोरोबेंजीन से आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन ले लिया, C6H5Cl ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी हम क्रिया किससे करा देंगे, तो NaOH से कराएंगे। किससे, NaOH से कराएंगे। किससे, यहां पर देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूं रिएक्शन के ऊपर, NaOH से कराएंगे। अब देखिए क्या प्राप्त होगा, तो ये H और ये Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और ये NaO जो है, NaO वो क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो C6H5NaONa हो जाएगा, C6H5ONa। ये क्या है, तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक बेटा, ये आपका प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी क्रिया। अभी तो ये फिनॉल प्राप्त नहीं हुआ है, हम निर्माण विधि किसकी पढ़ रहे हैं, फिनॉल की। तो फिनॉल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या कर देना होगा, तो जल अपघटन कर देना होगा। कौन से माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां से H+OH- तो NaOH के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, और H जो होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C6H5OH प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, तो ये फिनॉल आपका प्राप्त हो गया। लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, तो देखिए लैंग्वेज में आपको लिखना है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH या क्षार से, आप कह सकते हैं क्लोरीन की क्रिया क्षार से करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया, की क्रिया किससे कराने पर, तो NaOH या KOH से कराने पर, NaOH या KOH से कराने पर, KOH से कराने पर, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, आप कह सकते हैं प्राप्त उत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हो गया आपका, और ये क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तो बात करने वाले हैं दूसरे निर्माण की विधि की। दूसरा निर्माण की विधि क्या है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से। किसकी सहायता से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से। ठीक बेटा, तो दूसरा नंबर जो है वो देखिए क्या है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ठीक बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। अब देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे होती है क्रिया, तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सबसे पहले आपको सूत्र देखना होगा। क्या देखना होगा, सूत्र। तो C6H5N2 और फिर क्या होता है, Cl होता है। ठीक बेटा, अब आपको क्या करना है, यहां पर H2O लेना है और क्या कर देना है, गर्म कर देना है। क्या कर देना है, गर्म कर देना।
तो देखिए गर्म करेंगे तो N2 है तो N2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा किसके रूप में, तो N2 गैस के रूप में निकल जाएगा। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ Cl है और H2O में H आएगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब बचा क्या यहाँ पर, तो OH बचा हुआ है तो OH किसके साथ जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया निर्माण की विधि। किसके निर्माण की विधि, तो आप सभी लोग जानते हैं फिनॉल के निर्माण की विधि। क्या किया, लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया H2O से, या आप ये कह सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये आप लैंग्वेज लिख देंगे। लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। ठीक बेटा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। ठीक बेटा, तो आपको लिखना क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया H2O से कराकर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, जल मिला दीजिए तो जलीय विलयन हो जाएगा, जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो अब हम इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बात करते हैं किसकी, तो निर्माण की विधि हो गई, रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए और मैं इसे क्या कर देता हूं, रेज कर देता हूं। देखिए रासायनिक गुणधर्म, अगर आप निर्माण की विधि पढ़ लिया है आपने अच्छे से, अल्कोहल के बारे में अच्छे से पढ़ा है आपने, तो आप क्या कर देंगे, रासायनिक गुणधर्म बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो पहला नंबर देखिए रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में पहला जो है वो, पहला नंबर वो क्या है, पहला नंबर जो है वो क्या है, तो देखिए फिनॉल है आपके पास। अब मैं आप क्रिया कराता हूं किससे, तो क्षार से, NaOH से कराता हूं, किससे, NaOH से। तो क्षारकों के साथ अभिक्रिया, क्षारकों के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक बेटा, क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए रिएक्शन केवल मैं लिखाऊंगा क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है तो केवल रिएक्शन ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक बेटा, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए C6H5OH, ये फिनॉल है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। किससे, क्षार से। तो देखिए यहाँ पर ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ये लीजिए बना लिया H2O। ये OH और ये H मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया। उसके बाद C6H5 है और यहाँ पर ONA बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, C6H5ONA हो गया। ठीक बेटा, ये क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं सोडियम फिनॉक्साइड है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उत्पाद का नाम केवल लिखता हूँ। तो देखिए सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक बेटा, प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका पहला रासायनिक गुणधर्म हो गया। अब हम दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। दूसरा रासायनिक गुणधर्म जो है वो आपका क्या है, अपचयन। क्या है, अपचयन, अपचयन, अपचयन। अब देखिए अपचयन क्या होता है, बहुत इजी है अपचयन, आप ध्यान से केवल देखिएगा। अपचयन जो है, जब आप क्या करते हैं, फिनॉल की वाष्प को तप्त जड़यन चूर्ण यानी जिंक के चूर्ण पर प्रवाहित करते हैं तो आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन। तो देखिए रिएक्शन में केवल मैं आप सभी लोगों को रिएक्शन बताऊंगा। यहाँ पर देखिए उत्पाद का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजीन प्राप्त होता है। क्या, बेंजीन प्राप्त होता है। अब कैसे बेंजीन प्राप्त होता है, रिएक्शन कैसे होते हैं, उससे आप लैंग्वेज अगर बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया C6H5OH, ये ले लिया। इसकी क्रिया मैंने किससे करा दिया, Zn से करा दिया। किससे, Zn की उपस्थिति में करा दिया, गर्म कर दिया, तप्त Zn छोड़ लिया। अब Zn जो है वो O से क्रिया करके क्या बना लेगा, तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बना लेगा। अब जब ये O चला गया तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, C6H6 यानी ये क्या बना, बेंजीन बना। तो वही तो मैंने लिखा है, बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया दूसरा रासायनिक गुणधर्म। अब हम बात करते हैं तीसरे रासायनिक गुणधर्म की। तीसरा रासायनिक गुणधर्म जो है वो है क्या, PCl5 या PCl3 की क्रिया से। ठीक बेटा, PCl5 की क्रिया से। तो यहाँ हम इसे रेज कर देते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, PCl3 के बारे में।
देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जब भी आप PCl5 से क्रिया करते हैं अल्कोहल के ग्रुप की या किसी भी चीज की, तो क्या बनता है, POCl3 जरूर बनता है। अगर HO के साथ में H है तो HCl बनेगा। तो तीसरे नंबर में जो हम बात करते हैं, फिनॉल है आपका किसे, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। ठीक बेटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, तो मैं आप सभी को बता दूं क्या बनता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, बेंजीन बनता है। ठीक बेटा, तो कैसे बनता है, तो यहाँ पर देख लीजिए C6H5OH है, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, PCl5 से। तो मैंने बताया O के साथ H है तो क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। और सदा सत्य रहने वाली बातें तो जो है वो तो है ही, क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। उसके बाद में C6H5 है और एक Cl जुड़ जाएगा, क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, ये हो गया आपका तीसरा जो रासायनिक गुणधर्म था। अब हम बात करते हैं चौथे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में, चौथे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। चौथा जो है वो आपका क्या है, तो NH3 से क्रिया, किससे, NH3 से क्रिया। अब देखिए NH3 से क्रिया कैसे करते हैं और क्या प्राप्त होता है, तो आपका प्राप्त जो होता है एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H5NH2 होता है। क्या होता है, C6H5NH2। देखिए यहाँ पर रिएक्शन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ले लिया मैंने क्या, फिनॉल, क्या ले लिया, फिनॉल। ये हो गया आपका फिनॉल C6H5OH। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, तो ZnCl2 से, किससे, NH3 से कराएंगे, किससे, NH3 से। देखिए अमोनिया से क्रिया कहा है NH3 से, किसकी उपस्थिति में, तो अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक बेटा, गर्म करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक H जाएगा। जैसे यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C6H5OH और प्लस में HNH2, इस प्रकार से लिख सकते हैं NH3 को, बहुत सही लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 NH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए C6H5NH2, ये देखिए यहाँ C6H5 बचा और ये NH2 इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बना ले गया, एनिलीन बना ले गया। क्या बना ले गया, एनिलीन बना ले गया। ठीक बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए OH और H जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया। किसके रासायनिक गुणधर्म, तो मैंने अभी बताया आप सभी लोगों को, किसके रासायनिक गुणधर्म, तो फिनाल के रासायनिक गुण, फिनाल के निर्माण की विधि, फिनालों का वर्गीकरण, फिनाल किसे कहते हैं, ये सारा कुछ मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। ठीक बेटा, अब हम बात करने वाले हैं ईथर के बारे में। किसके बारे में, ईथर के बारे में, जो कि क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ईथर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बेटा, फिनाल से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ईथर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ईथर और अल्कोहल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। देखिए ईथर जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है तो मैं इसे रेज कर देता हूं। उसके बाद आप सभी लोगों को क्या बताता हूं, ईथर के बारे में। किसके बारे में, ईथर के बारे में। तो ईथर जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए, क्या, ईथर। क्या हेडिंग कर लीजिए, ईथर। ईथर हेडिंग कर लिया मैंने। अब ईथर होता क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो ईथर जो होता है वो एल्कॉक्सी, क्या होता है, एल्केनो के एल्कॉक्सी व्युत्पन्न को क्या करते हैं, एल्केनो के, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एल्केनो के एल्कॉक्सी व्युत्पन्न को, एल्कॉक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया ईथर का परिभाषा। एल्केनो के एल्कॉक्सी व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसका सूत्र होता है जो, तो वो ROR होता है। ठीक बेटा, सामान्य सूत्र ROR। हाँ, R डैश भी हो सकता है, क्या, R डैश भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं ईथरों का वर्गीकरण,
यानी इसको बांटा कैसे गया है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो सममित ईथर, पहला क्या है, सममित ईथर, सममित ईथर। दूसरा क्या है, तो असममित ईथर, असममित ईथर। ठीक बेटा, ये दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। अब देखिए सममित ईथर क्या होता है, असममित ईथर क्या होता है, तो अगर दोनों तरफ O परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह क्या है, समान है, तो उसे हम कहते हैं सममित ईथर। अगर दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असममित ईथर कहेंगे। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, ईथर का परिभाषा, ईथरों का वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं ईथरों के निर्माण की विधि। क्या बात करते हैं, ईथरों के निर्माण की विधि। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए ईथरों के निर्माण की विधि के बारे में। क्या बात कर लीजिए, ईथरों के निर्माण की विधि। देखिए ईथरों का निर्माण जो होता है वो बहुत आसानी तरीके से होता है। आप सभी लोगों ने अभी पीछे ही आप सभी लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा है ईथरों के निर्माण की विधि। ठीक बेटा, तो यहां पर देखिए ईथरों के निर्माण की विधि, ईथरों के निर्माण की विधि, ईथरों के निर्माण की विधि। अब देखिए ईथरों के निर्माण की विधियां कैसे। पहला नंबर जो है आपका, पहला हेडिंग कर लीजिए, एल्किल हैलाइडो से। किससे, एल्किल हैलाइडो, हैलाइडो से। ठीक बेटा, एल्किल हैलाइडो से। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर एल्किल हैलाइडो से आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन कराता हूं, उसके बाद आपको लैंग्वेज दिखाता हूं। तो देखिए एल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए मैंने लिया C2H5 और ले लिया मान लीजिए I, इसकी क्रिया मैं क्या करा दूंगा, Ag2O से। किससे, Ag2O से, यानी सिल्वर ऑक्साइड से, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से आप कराएंगे इसकी क्रिया। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए Agi के साथ जोड़कर क्या बना लेगा, Agi बना लेगा। क्या बना लेगा, Agi बना लेगा। ठीक बेटा, तो यहां पर देखिए Ag कितना है, 2, तो इसके आगे आपको क्या लगा देना होगा, 2 लगा देना होगा। ठीक बेटा, अब देखिए जब I को मैंने 2 किया तो इसके आगे भी 2 लगाना होगा। ठीक बेटा, अब देखिए ये क्या हो गया, C2H5 हो गया, तो इसके 2 अणु हैं और यहाँ पर O बचा हुआ है, तो एक अणु तो आगे हो जाएगा, O जुड़ जाएगा, और एक अणु कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। वैसे अगर नाम कहें तो ये है डाई एथिल ईथर, लेकिन इसे हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, ईथर ही कहेंगे। ठीक बेटा, तो आपको लिखना क्या है, ये कौन सा है, शुष्क है। क्या है, शुष्क है, शुष्क है। ठीक बेटा, तो आपको भाषा क्या लिखना है कि एल्किल हैलाइडो की क्रिया Ag2O, शुष्क Ag2 सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। लिख दे रहा हूं मैं कि एल्किल हैलाइडो की क्रिया, एल्किल हैलाइडो की क्रिया, एल्किल हैलाइडो की क्रिया शुष्क Ag2O से कराने पर, Ag2O से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, ईथरों के निर्माण की पहली विधि। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। इसकी दूसरी, तो दूसरी विधि जो है आपकी वो क्या है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। किसके, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। यहां पर देख लीजिए, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। ठीक बेटा, ये हो गया। अब देखिए एल्कोहलों के निर्जलीकरण से कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर ले लिया मैंने क्या, C2H5OH ले लिया, एक अणु इसी का हम और लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, HOC2H5। ठीक बेटा, निर्जली कारक की उपस्थिति में यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेंगे और क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। ठीक बेटा, कौन सा H2SO4 है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। ठीक बेटा, यहां से देखिए क्या निकलेगा, OH, यहां से क्या जाएगा, H जाएगा, क्या बना लेगा, तो H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O। अब उसके बाद C2H5 है तो लिख देंगे C2H5, उसके बाद O है तो O लिख देंगे, और उसके बाद C2H5 है तो क्या लिख देंगे, C2H5 लिख देंगे। ये क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो क्या हम पढ़ रहे हैं, ईथरों के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं ना, तो ये ईथर आपका प्राप्त हो गया।
अगला हम बात करते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्माण की विधि है, वो क्या है, तो सोडियम या धातु एल्काक्साइड से। किससे, धातु एल्काक्साइड से। तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, धातु एल्काक्साइड से आप हेडिंग कर लीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं, तो विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, तो हेडिंग कर लीजिए आप क्या, धातु एल्काक्साइड से। तीसरा निर्माण की विधि जो है वो क्या है, धातु एल्काक्साइड से। एल्काक्साइड से। ठीक बेटा, अब ये देखिए क्या होता है धातु एल्काक्साइड से। तो देखिए धातु एल्काक्साइड से जो होता है, सूत्र आप सभी लोग जानते हैं। सूत्र क्या होता है धातु एल्काक्साइड का, तो RONA। क्या होता है, RONA, यही तो होता है सूत्र, RONA। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, तो RX से करा देंगे। किससे, RX से। तो क्या हो जाएगा, NaX के साथ जुड़ जाएगा और ये R किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ जुड़ चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये RO है तो RO हो जाएगा। उसके बाद ये NaX के साथ निकल जाएगा NaX के रूप में, और Na के स्थान पर क्या आ जाएगा, R' आ जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ईथर प्राप्त हो गया। अब देखिए लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, लैंग्वेज लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, तो आपको करना क्या है, देखिए लिखना है आपको कि धातु एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या लिखना है, धातु एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। वही लिख दे रहा हूं मैं। देखिए धातु एल्काक्साइड की क्रिया, धातु एल्काक्साइड की क्रिया, एल्काक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ईथर प्राप्त होता है। ये हो गया। अब ये तो सामान्य रिएक्शन था। अगर मैं कहूं कोई दूसरा रिएक्शन लेकर, तो आप ले लीजिए CH3 हो गया, O हो गया, Na हो गया, फिर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर C2H5 कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर कैसे आप करेंगे, तो यहाँ से जो आपका है R के स्थान पर क्या था आपका CH3, तो CH3 हो जाएगा, O हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा C2H5 हो जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये क्या हो गया आपका धातु एल्काक्साइड से इसकी निर्माण हो गई। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो अब हेडिंग कर लीजिए आप क्या, तो निर्माण की विधि तो हो गई आपकी। अब आपको हेडिंग करना है रासायनिक गुणधर्म। किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक बेटा, तो यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए क्या, रासायनिक गुणधर्म। ईथरो के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म। देखिए पहला जो है वो आपको हम बता रहे हैं दहन। क्या बता रहे हैं, दहन। तो यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए रासायनिक गुणधर्म में पहला दहन। जब भी आप कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं O2 से क्रिया कराते हैं। किससे, O2 से क्रिया कराते हैं। उसके बाद आपका प्राप्त जो होता है वो CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो आप यहां पर ले लीजिए क्या, मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5O, C2H5 ले लीजिए। इसका मैंने क्या करा दिया, O2 से क्रिया करा दिया, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी हम कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है। अब आप इसे क्या कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। देखिए 5 और 5 कितने H है यहाँ पर, सबसे पहले कार्बन की संख्या दे लीजिए, 2 और 2 कितने हैं, 4। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 4। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, 5। अब आपको देखना है O कितने हुए, तो 4 2 8, 4 दूनी 8 और 8 5 13 हो गए। तो एक O तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या, 6 लगा दीजिए, आपका रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। आप लिखेंगे लैंग्वेज का रासायनिक गुणधर्म में, तो लिखेंगे कि डाई एथिल ईथर का, या आप कहेंगे ईथरों का ऑक्सीकरण करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या, रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म। अब हम बात करते हैं दूसरे गुणधर्म के बारे में। किसके, दूसरे गुणधर्म के बारे में। तो दूसरा जो है आपका वो क्या है, तो आपका है PCl5 की क्रिया से। किससे, PCl5 की क्रिया से, PCl5 की क्रिया से, या PCl5 की क्रिया से आप कह दीजिए, PCl5 की क्रिया
से। ठीक बेटा, अब देखिए PCl5 की क्रिया क्या होती है, तो देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर C2H5OC2H5, ये है, इसकी क्रिया मैं कराऊंगा किससे, PCl5 से। तो मैंने बताया कि PCl5 की क्रिया कहीं भी होगी तो POCl3 जरूर बनेगा। क्या बनेगा, POCl3 जरूर बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए C2H5 है और यहाँ पर क्या है, Cl है, तो क्या बना लेगा, C2H5Cl बना लेगा। ठीक बेटा, अब देखिए कितने C2H5 था, तो यहाँ पर 2 था, तो इसके आगे आप 2 लगा देंगे, रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाएगी। ठीक बेटा, ये हो गया दूसरा। आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे कि डाईएथिल ईथर, या आप ये कह दीजिए ईथर की क्रिया PCl5 से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अगर आप डाईएथिल लेंगे तो डाईएथिल हैलाइड प्राप्त होगा, अगर डाईमेथिल लेंगे तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक बेटा, इस प्रकार प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तीसरा रासायनिक गुणधर्म जो है वो क्या है, तो लाल फास्फोरस आब्लिक HI के साथ अपचयन। क्या, लाल फास्फोरस यानी P/HI, लाल फास्फोरस P/HI के साथ अपचयन, के साथ अपचयन, के साथ अपचयन। ठीक बेटा, ये हो गया लाल फास्फोरस HI के साथ अपचयन। ये क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ले लिया मैंने क्या, देखिए यहाँ पर C2H5OC2H5 ये ले लिया मैंने। अब इसके साथ यहाँ पर हम क्या करा देंगे, अपचयन कराना है, यानी किसकी क्रिया, नवजात H से, किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस HI की उपस्थिति में। कौन सा फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ से ये C2H5 है, ये C2H5 है, अगर एक H जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन यानी एथेन प्राप्त हो जाएगा, तो C2H6 प्राप्त हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए 2 H और अगर 1 O मिल जाए तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। संतुलित करना है तो आप इसके आगे क्या लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, कि 4 H हमने यूज किया है, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ और 2 H H2O में यूज किया है, तो क्या प्राप्त हो गया, आपका एथेन प्राप्त होता है। यानी आप कह सकते हैं अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, होता है। ये हो गया। अब 3 तो रासायनिक गुणधर्म हो गया। अब हम चौथा बात करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है चौथा रासायनिक गुणधर्म। ठीक बेटा, क्या होता है वो चौथा, तो जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, क्या, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर देख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया चौथा देखिए, चौथा क्या हो जाएगा, प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया, प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया, प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ठीक बेटा, अब ये क्या होता है, प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो देखिए जैसे यहाँ पर हो गया, मान लीजिए ले लिया मैंने क्या, C2H5, उसके बाद O, उसके बाद C2H5, यहाँ पर मैंने करा दिया Cl2 से क्रिया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये H क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा Cl के साथ, और H के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो Cl आ जाएगा, तो C2 हो जाएगा, H यहाँ H था तो H के स्थान पर क्या हो जाएगा, Cl5O हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, C2Cl5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl5, और यहाँ पर HCl निकल जाएगा। अब देखिए 5 H गए हैं यहाँ से, 5 H यहाँ से, तो इसके आगे हमें क्या लगाना होगा, 10। अब देखिए 10 Cl यहाँ, 10 Cl यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 लगा देना होगा, 10 दूना 20 Cl हो जाएगा। लैंग्वेज आप लिखेंगे कि डाईएथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। पर क्लोरो यानी हर कार्बन पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी आप क्या कहेंगे, पर क्लोरो डाईएथिल, इसका नाम क्या है, तो लिख दे रहा हूं, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर, क्या, डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक बेटा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका रासायनिक गुणधर्म। ये आपका जो एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर था, उसमें से आपको मैंने क्या बताया, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, एल्कोहल क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद मैंने आपको फिनाल बताया, फिनॉल क्या है, उसका वर्गीकरण, उसका रासायनिक गुणधर्म, निर्माण की विधियां। अब उसके बाद मैंने बताया ईथरों का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, उसके बाद
इसका जो वर्गीकरण होता है वो क्या है, ईथर होते क्या हैं, वो सब कुछ मैंने आपसे लोग को बता दिया। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न की बात करने वाले हैं जो कि क्या है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, टिप्पणी लिखना होता है आपको। वो क्या है, उसके लिंक मैं आपसे लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए हो गया विलियम संश्लेषण अपक्रिया हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, राइमर टीमन अपक्रिया हो गया, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया हो गया। तो ये सारी अपक्रिया जो है मैंने आपसे लोग को आप एक वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो उस वीडियो के लिंक मैं आप सभी लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप सभी लोग जाकर वो सारे टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक और हैं, वो मैं आपसे लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या है वो है आपका लूकास परीक्षण। क्या है, लूकास परीक्षण। तो आप हेडिंग कर लीजिए क्या, लूकास परीक्षण। क्या हेडिंग कर लीजिए, लूकास परीक्षण। देखिए लूकास परीक्षण होता, सबसे पहले आप समझिए लूकास अभिकर्मक क्या होता है। सबसे पहले आप क्या समझिए, यहां पर हेडिंग कर लीजिए लूकास परीक्षण, लूकास परीक्षण। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा लूकास अभिकर्मक होता क्या है। क्या जानना होगा, लूकास अभिकर्मक होता क्या है। तब तक मैं क्या कर दूं, आप हेडिंग करिए, मैं इंक डाल देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग को दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये वीडियो, तो इंक जो है इसकी कम हो गई है। ठीक बेटा, तो इंक क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लूकास परीक्षण। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, लूकास अभिकर्मक होते क्या हैं। तो देखिए लूकास अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, ZnCl2 और प्लस HCl। ठीक, ZnCl2 और HCl का जब हम क्या कराते हैं, मिलाते हैं, कितने अनुपात में, तो 1:1 के अनुपात में जब मिलाते हैं ZnCl2 और HCl को 1:1 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो लूकास अभिकर्मक। इसी को क्या कहते हैं, तो लूकास अभिकर्मक कहते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक बेटा, अभिकर्मक कहते हैं। ये हो गया क्या, लूकास अभिकर्मक। कोई आपसे पूछे लूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो ZnCl2 और HCl के 1:1 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए लूकास अभिकर्मक तो हो गया। इसका परीक्षण, तो इसका परीक्षण जो होता है वो हमेशा एल्कोहल पर होता है। किस पर होता है, एल्कोहल पर। तो देखिए पहला नंबर, जैसे क्या होता है परीक्षण इसमें, तो आपको परीक्षण करना होता है कि ये एल्कोहल प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक। इसी के पहचान करने के लिए लूकास अभिकर्मक बनाया गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, लूकास परीक्षण कहते हैं। ठीक बेटा, तो पहला नंबर जो है, देखिए पहला नंबर लूकास अभिकर्मक में पहला परीक्षण जो है वो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। यदि आपको कोई एल्कोहल दे दिया गया है और आप परीक्षण कैसे करेंगे कि ये प्राथमिक है या द्वितीयक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें लूकास अभिकर्मक मिलाएंगे। अगर वो क्या कर जाता है, रिएक्ट होकर क्या कर देता है, रिएक्ट होकर वो धुंधलापन ला देता है, तुरंत ही अगर ला देता है तो तृतीयक एल्कोहल। अगर कुछ समय पश्चात लाता है तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। अगर वो धुंधलापन ही नहीं आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक बेटा, तो यहां पर देखिए पहला नंबर, यदि एल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाने पर, लूकास अभिकर्मक मिलाने पर, अभिकर्मक मिलाने पर लूकास अभिकर्मक मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, विलयन, धुंधलापन नहीं लाता है। विलयन में धुंधलापन नहीं आता है, तो वह विलयन, तो वह एल्कोहल आप कह दीजिए, तो वह एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल प्राथमिक होगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक, ये क्या हो गया, पहला हो गया कि यदि एल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाने पर विलयन में धुंधलापन नहीं आता है तो वह क्या होगा, एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीयक, दूसरा जो है द्वितीयक एल्कोहल के लिए, तो सेम यही रहेगा कि यदि एल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाने पर विलयन 10 या 15 मिनट बाद धुंधलापन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तो लिख दे रहा हूं
कि यदि एल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाने, सेम वही चीज़ लिखना है, पर विलयन में धुंधलापन क्या होता है 10 से 15 मिनट बाद, 10 से या आप कह दीजिए 5 से 10 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे द्वितीयक एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं तृतीयक के लिए। तो तृतीयक के लिए जैसे मैंने लिया एल्कोहल, जैसे ही यदि मैंने उसमें लूकास अभिकर्मक डाला और वो तुरंत ही क्या कर दिया, रिएक्ट होकर क्या बना दिया, धुंधलापन उत्पन्न कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो यहाँ पर मैं हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आपको बढ़ा के लिख देना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि लूकास अभिकर्मक मिलाने पर, लूकास अभिकर्मक मिलाने पर विलयन तुरंत धुंधलापन हो जाता है, विलयन में तुरंत धुंधलापन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धुंधलापन आ जाता है, तो वह एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक बेटा, ये क्या होगा, ये हो गया आपका लूकास परीक्षण। अब ये ऐसे नहीं पूछता है, कई बार इसका क्वेश्चन जो है घुमा देता है, तो आप बच्चे जानते हुए भी इसे छोड़ाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कभी कभी तो पूछ लेता है लूकास परीक्षण क्या है, तो आपको ये लिख देना होगा। कभी कभी पूछता है कि आप कैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करेंगे, तो भी आपको यही लिखना होगा। अब कभी कभी पूछ लेता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि विभेद आप कैसे करेंगे, CH3OH और C2H5OH में विभेद आप कैसे करेंगे, ये पूछ लेता है। तब आप क्या लिखेंगे, तब भी आपको यही चीज लिखना होगा कि CH3OH में लूकास अभिकर्मक मिलाने पर धुंधलापन नहीं आता है, जबकि C2H5OH में मिलाने पर 10 या 5 मिनट बाद धुंधलापन आ जाता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार जो टॉपिक थे वो मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो में बता दिए। अब हम मिलते हैं, हाँ इसमें एक चीज और रह गया है, वो क्या है, डाई एथिल एथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, और उससे इंपॉर्टेंट जो रासायनिक गुण हैं वो तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, ईथर से रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद उसका उपयोग और गुण आपसे पूछा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं आप सभी को उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।